हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से विद सुख। तो फ्रेंड्स, आज मैं एचआरएम की मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 5 करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो 4 पार्ट हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे जॉब इनरिचमेंट के बारे में। सारा कुछ डेडिकेटेड जॉब इनरिचमेंट पर ही है। उसके बेनिफिट क्या हैं, उसकी डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज क्या हैं और उसकी लिमिटेशन क्या है, यानी सब जॉब इनरिचमेंट को ही डेडिकेटेड है। से विद सुख नाम से हमारा जो है ऐप भी है, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आईफोन वाले स्टोर पर भी, जो ऐप स्टोर जिसे कहते हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड, जॉब इनरिचमेंट क्या होता है। देखो, जॉब इनरिचमेंट की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऐसे देखो, पढ़ने को तो ये लगभग जो है 7-8 पेज में आपको जॉब इनरिचमेंट पर पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर एक लाइन में बात की जाए तो जॉब इनरिचमेंट मतलब जॉब को रिच करने की कोशिश की जा रही है। वाह, जॉब को अमीर बनाया जा रहा है। अमीर कैसे बनाया जाएगा? होता क्या है, जब आपको कोई एक काम बार बार दिया जाए, सुबह उठे और कैशियर हैं आप, सुबह से नोट गिनना शुरू किया, देना शुरू किया, लेना शुरू किया, देना शुरू किया, बस कैश ले रहे हैं, दे रहे हैं, रिपीटिशन, वही काम रोज रोज करना है, ज़िंदगी में 30 वर्षों तक करना है, तो डलनेस आ जाती है। रिपीटेड टास्क से आप बोर होने लगते हैं। उसी चीज़ को कम करने के लिए आपकी जॉब को इनरिच किया जाता है, आपकी जॉब को और अच्छा और अट्रैक्टिव बनाया जाता है। उसे ही जॉब इनरिचमेंट कहते हैं। ओके, अब आगे चल करके जॉब इनलार्जमेंट भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस होता है दोनों में। इनलार्जमेंट और इनरिचमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम समझेंगे। देखो, इनलार्जमेंट क्या होता है, जॉब को इनलार्ज कर दिया गया, बढ़ाया गया, आपकी जॉब को बढ़ाया गया। जैसे मान लीजिए आप हेड कैशियर हैं, तो आप हेड कैशियर हैं, कैश गिनिए, लेकिन उसके अलावा जितने भी एटीएम से रिलेटेड क्वेरी आएंगी वो भी आप देखेंगे। अगर ऐसा कहा गया तो आपकी जॉब को इनलार्ज किया गया, बढ़ाया गया, मतलब लार्ज कर दिया गया और काम असाइन कर दिया गया। आपकी रैंक वही है लेकिन काम बढ़ा दिया गया आपका। ठीक है, ध्यान दीजिए, रैंक वही रहेगी, आप हेड कैशियर के हेड कैशियर ही हैं, काम बढ़ा दिया गया आपके लिए, तो इनलार्जमेंट हो गया। इनरिचमेंट कब है? आपका प्रमोशन कर दिया जाए। जैसे आप हेड कैशियर, अब आपको पीओ बना दिया गया, आपको ऑफिसर रैंक दे दी गई, आपको मैनेजर रैंक दे दी गई। अब क्या हुआ, आपकी जिम्मेदारी बढ़ी, आपको नई स्किल की ज़रूरत है। देखो, इनरिचमेंट में आपको नई स्किल चाहिए। भाई, आप पहले कैशियर थे, क्लर्क ग्रेड में थे, वहाँ स्किल अलग लेवल चाहिए, ऑफिसर रैंक में अलग स्किल लेवल चाहिए। ओके, तो इनलार्जमेंट में आपको नई स्किल की ज़रूरत नहीं है। भाई, मैं पहले मान लीजिए पहले मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का अकाउंटेंट था, अब मैं जो है फाइनेंस प्लस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अकाउंटेंट ही अभी भी हूँ, बस 2 डिपार्टमेंट देखना शुरू कर दिया मैंने, पहले एक ही डिपार्टमेंट देखता था। ठीक है, तो ये जॉब इनलार्जमेंट हो गई आपकी। और इनरिचमेंट मतलब एकदम पूरी तरह से आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक सेंस बढ़ जाता है, इनरिचमेंट हो जाती है। ओके, तो बस ये है बेसिक थीम कि आपकी जॉब को अमीर कर दिया जाता है ताकि आपको अच्छा लगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी पे स्केल बढ़ेगी, सब कुछ होता है इसमें। ओके, तो जॉब इनरिचमेंट इतनी ही कहानी है। बाकी तो अब हर बात पे यही घूम घूम के हम पढ़ने वाले, जो मैंने आपको बताया। जॉब इनरिचमेंट इज एन अटेम्प्ट टू बिल्ड इनटू जॉब अ हायर सेंस ऑफ चैलेंज एंड अचीवमेंट। तो जॉब इनरिचमेंट में क्या किया जाता है, आपकी जो जॉब है उसमें आपको हायर सेंस ऑफ चैलेंज और अचीवमेंट देने की कोशिश की जाती है। जो काम आप कर रहे हैं उसको और चैलेंजिंग बनाया जाता है, उसमें आपको और अचीवमेंट की फीलिंग लाई जाती है, उसे हम जॉब इनरिचमेंट कहते हैं। द एक्युमुलेशन ऑफ अचीवमेंट मस्ट लीड टू फीलिंग ऑफ पर्सनल ग्रोथ accompanied by sense of responsibility and should be distinguished from job enlargement। ये मैंने आपको बताया ना, which attempts to make a job more varied by removing the dullness associated with the performing repetitive operation। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका अचीवमेंट होना चाहिए वो आपको ऐसी फीलिंग दे जिससे कि आपको लगे कि आपने पर्सनल ग्रोथ करी हुई है। ओके, यानी कि आपने जॉब इनरिच की गई जिसकी वजह से आपको ये लगा कि आपने कुछ अचीव किया हुआ है, तो वो अचीवमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको ये फील हो कि आपने पर्सनल ग्रोथ करी हुई है, और साथ ही साथ में आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़े, आपको लगे कि अब आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं। और ये इनलार्जमेंट से अलग होना चाहिए। जॉब इनलार्जमेंट में क्या होता है, रिपीटेटिव टास्क करने की वजह से, बार बार एक ही काम करने की वजह से आपके अंदर डलनेस आ जाती है, मतलब बोरिंग फील करने लगते हैं। उसको जो है ठीक करने के लिए जॉब को मोर वेरिड कर दिया जाता है, आपको और ज़्यादा टास्क असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गई जॉब इनरिचमेंट। हर लाइन में जॉब इनरिचमेंट ही पढ़ेंगे, नॉट टू वरी। अगर अभी नहीं समझ में आया तो कम से कम 20 बार आप समझोगे। जॉब इनरिचमेंट इज ए कॉमन मोटिवेशनल टेक्निक यूज्ड
बाई ऑर्गेनाइजेशन टू गिव एन एम्प्लॉय ग्रेटर सेटिस्फैक्शन इन हिज वर्क। तो जॉब इनरिचमेंट एक मोटिवेशन की टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से आप एम्प्लॉय को ग्रेटर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं उसके काम में, ठीक है। तो ये जॉब इनरिचमेंट हो गया। एंड जॉब इनरिच, देखिए एन इनरिच्ड जॉब विल हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ध्यान दीजिएगा, इनरिचमेंट में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी, मोर ऑटोनॉमी मिलेगी आपको और स्वतंत्रता मिलेगी, आपको हर बार बॉस को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसे वर्टिकल इनरिचमेंट कहते हैं। जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी जाएं, जब आपको स्वायत्तता मिल जाए, जैसे आप क्लर्क हैं तो कहीं ना कहीं ऑफिसर को आपको रिपोर्ट करना पड़ा है, मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ा है, लेकिन अगर आपको मैनेजर ही बना दिया जाए तो आपकी रिपोर्टिंग कम हो जाएगी, आप ऑटोनॉमी हो जाएगी, अपने हिसाब से ब्रांच को चला सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी होगी। तो इसे वर्टिकल इनरिचमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकली इनरिच किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका प्रमोशन हो चुका है। भाई वर्टिकल इनरिचमेंट का मतलब क्या है? हम ऊपर की तरफ बढ़े हुए हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, यही तो हो रहा है। आप स्केल 1 से स्केल 2 जाते हो तो क्या होता है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी ऑटोनॉमी और बढ़ती है। हो सकता है पहले आप स्केल 1 थे तो स्केल 2 के अंदर में काम करते थे, स्केल 3 के अंदर में काम करते थे, अब आप स्केल 2 हैं, हो सकता है आपको ब्रांच ही असाइन कर दी गई है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल इनरिचमेंट का मतलब समझिएगा, जब आप हायरार्की में ऊपर बढ़ रहे होते हैं, यहाँ पर आपको प्रमोशन दिया था। देखो अब अगर मैं क्लर्क हूँ तो मैं ऑफिसर वाला काम नहीं करूँगा जब तक कि मुझे ऑफिसर वाली सैलरी ना दीजिए, मुझे वो लेवल का प्रमोशन ना दीजिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन की जरूरत पड़ती है। ओके, मोर वेराइटी ऑफ टास्क, अगर आपको ज़्यादा वेराइटी के टास्क असाइन किए जाते हैं, पहले आप मान लीजिए एटीएम से रिलेटेड क्वेरी देखा करते थे, अब आपको एटीएम डेबिट कार्ड है ना, उसके बाद में आपको कस्टमर कंप्लेंट भी दे दी गई, कंप्लायंस डिपार्टमेंट भी आपको सौंप दिया गया। तो मोर वैरायटी ऑफ टास्क अगर आपको दिया जाता है तो उसे हॉरिजॉन्टल इनरिचमेंट कहते हैं, ठीक है। यू वर्क एट द सेम लेवल, लेकिन यहाँ पर आपको प्रमोशन नहीं है, एक तरीके से आप कह सकते हैं आप उसी लेवल पर ही काम कर रहे होते हैं। ओके, एंड मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और आपको ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर इनरिच्ड जॉब है, ठीक है। तो क्लियर हो जाती है इनरिच जॉब। ओके, इट मीन्स गिविंग एन एम्प्लॉय एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर रैंकिंग पोजीशन। हम एडिशनल जिम्मेदारी दे रहे हैं उस एम्प्लॉय को हायर रैंक की, यानी प्रमोशन हुआ ना, यही बात मैं आपको बता रहा था कि आपका कहीं ना कहीं प्रमोशन हुआ तभी तो हायर रैंक की। भाई अगर सैलरी मेरी नहीं बढ़ेगी तो मैं हायर रैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों अपने कंधे पर लिए टहलूंगा। इन इसेंस एन इनरिच जॉब गिव द एम्प्लॉय मोर सेल्फ मैनेजमेंट इन देयर ड्यूटीज। तो अगर ऑटोनॉमी की मैंने बात की थी कि इसमें आपको क्या मिलता है? ऑटोनॉमी मिलती है, स्वायत्तता मिलती है। तो वही बोल रहा है कि इनरिच्ड जॉब होती है वो एम्प्लॉय को सेल्फ मैनेजमेंट देती है अपनी ड्यूटी की, आप अपनी ड्यूटी को खुद अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। अ प्राइमरी ट्रेट ऑफ जॉब इनरिचमेंट इज ऑटोनॉमी, है ना। प्राइमरी मुख्य गुण अगर देखा जाए तो जॉब एनरिचमेंट का मुख्य गुण है ऑटोनॉमी, स्वायत्तता मिलती है। मीनिंग दैट द एम्प्लॉय हैव लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी कम है, टू रिपोर्ट ऑन देयर वर्क टास्क टू अ सुपरवाइजर, यानी कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी कम है कि आपको हर काम के लिए अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं हो जाता है, कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी आपको मिल रही। तो देखिए घूम टहल के आप देख रहे होंगे वही बातें हो रही हैं इनरिचमेंट में कि आपको आज़ादी मिल गई है, आपको ज़्यादा जिम्मेदारी मिल गई है, आपको ज़्यादा चैलेंज मिल गया है। ओके, दिस फ्रीज हिम टू फोकस मोर ऑन देयर वर्क मेकिंग डिसीजंस एंड वर्किंग टू अकम्प्लिश कंपनी एंड कैरियर गोल। जब आपको सुपरवाइजर को रिपोर्ट नहीं करना है तो आप फ्री हो जाते हैं, फ्री होते हैं, आपका समय बचता है, अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और आप खुद डिसीजन लेते हैं ताकि जो है कंपनी और कैरियर को, कंपनी का गोल जो है उसको भी अचीव कर सकें, आपके कैरियर का जो गोल है उसे भी अचीव किया जा सके। इनरिचमेंट रिड्यूसेस दैट पोटेंशियल ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट फ्रॉम अ सुपरवाइजर। तो अगर इनरिचमेंट कर दिया गया है तो सुपरवाइजर का जो माइक्रो मैनेजमेंट है कि बार बार आपको उसको रिपोर्ट करना है, वो बार बार आपको टोके, ये चीज़ कम हो जाती है। which can oppress and demoralize the otherwise competent and capable employee। क्या होता है कि बार बार सुपरवाइजर आपको किसी चीज़ के लिए जो है मतलब कुछ कहता रहता है तो धीरे धीरे दिमाग फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तो वही बोल रहा है कि एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट है, काम करने में सक्षम है, कैपेबल है, लेकिन बार बार उसको बॉस को जो है रिपोर्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, वो निगेटिव फील करने लगता है, डिमोरलाइज फील करने लगता है। लेकिन इनरिचमेंट की वजह से ये चीज़ हट जाती है, आपके इमीडिएट सुपरवाइजर वाला उतना ज़्यादा दबाव नहीं रहता, आप कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी फील करते हैं। द मोर वैल्यूएबल ईच एम्प्लॉय फील, जितना ज़्यादा वैल्यूएबल एक एम्प्लॉय फील करेगा उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड वो रहेगा और उतना ही बढ़िया रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जितनी आपको लगता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हैं तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और जब ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं तो बेहतर रिजल्ट आप लाने का प्रयास करते हैं। आल्सो कंपनीज कैन ऑपरेट मोर इफिशिएंटली व्हेन एम्प्लॉयज वेयर सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर वर्क एंड रिजल्ट। ठीक है, कंपनी और अच्छे से काम कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है अगर उसके एम्प्लॉय ये महसूस करें कि हाँ उनकी जिम्मेदारी भी कुछ है। ओके, मोर इफिशिएंटली व्हेन एम्प्लॉयज
वेयर सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वही अपनी जिम्मेदारी समझ करके चलते हैं। देखिए जैसे टाटा कंपनी है, अब आपको क्या लगता है कि टाटा कंपनी में क्या रतन टाटा जी जो है हर एक जगह पर बैठ करके चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं कि नहीं, ये सही से करना है, वो सही से करना नहीं। उनके जो एम्प्लॉय हैं, उनके एमडी सीईओ, जिस भी कंपनी के जो सीईओ हैं टाटा का, मतलब जो है टाटा मोटर्स के अलग हैं, टाटा सन्स के अलग हैं, टाटा स्टील के अलग हैं, टाटा पावर के अलग हैं, वो खुद ही इस जिम्मेदारी को संभाले बैठे हुए होते हैं। इसी वजह से बेहतर रिजल्ट आता है। ओके, तो मोर इफिशिएंटली कंपनी ऑपरेट करती है अगर उनके जो एम्प्लॉय हैं वो सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेते हैं। इन सम केसेस यूजिंग इनरिचमेंट कैन मिनिमाइज लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। कुछ केसेस में अगर हम जो है इनरिचमेंट, जॉब इनरिचमेंट करते हैं तो उससे मैनेजमेंट की लेयर घट जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑटोनॉमी आपको है, हर बात के लिए आपको अपने सुपरवाइजर को नहीं रिपोर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं आप फ्रीडम से काम कर सकते हैं। जैसे कई बार फिल्मों में आप देखते होंगे कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है जो सीधे पीएम को रिपोर्ट करती है या सीधे जो है डीआईजी को रिपोर्ट करती है, बाकी सबको जो है किनारे रख दिया जाता है। हमें तुमको हमें जवाब देना ही नहीं, हर सुपरवाइजर को हम जवाब देते नहीं फिरेंगे, हम सीधे रिपोर्ट करेंगे डीआईजी सर को, काइंड ऑफ दैट। ओके, तो वही बोल रहा है कि मैनेजमेंट की लेयर घट जाती है। प्लस विथ जॉब इनरिचमेंट एम्प्लॉयज लर्न मोर वर्टिकल स्किल दैट इक्विप देम फॉर हायर लेवल पोजीशन। जॉब एनरिचमेंट की वजह से होता है कि आप जो है वर्टिकल स्किल यानी कि ऊपर जो है स्केल 1 से स्केल 2 में जाने पर क्या स्किल की जरूरत होगी, स्केल 2 से 3 पर जाने पर क्या स्किल की जरूरत होगी, वो चीज़ें आप सीखते हैं जिससे आप हायर पोजीशन के लिए रेडी हो जाते हैं, एम्प्लॉय रेडी हो जाता है। ठीक है, तो अगेन सब वही बातें हैं, कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, फिर से वही सारी बातें। अ जॉब में बी इनरिच्ड बाय गिविंग इट वेराइटी। अब जॉब को इनरिच कैसे किया सकता है, वेराइटी दे दीजिए, एक तरीके का काम मत करवाइए, रोज ही जा करके नल से पानी भर कर लाना है, ये वाला काम नहीं। आज नल से पानी भरने के बाद तुम्हें झाड़ू पोछा भी लगाना होगा, तो जॉब इनरिचमेंट हो गई, इट्स अ वेराइटी। एंड आल्सो मे बी इनरिच्ड बाय गिविंग एम्प्लॉयज मोर लैटिट्यूड इन डिसाइडिंग अबाउट मेथड, वर्क मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप ये भी कर सकते हैं कि एम्प्लॉय को जो है थोड़ा सा पावर दें कि वो खुद डिसाइड कर सके कि उसको कौन सा वर्क काम करने का कौन सा मेथड चुनना है। ठीक है, सीक्वेंस एंड पेस, किस सीक्वेंस में काम को करना है, किस स्पीड में, किस पेस पे काम करना है, ये सारी चीज़ों का डिसीजन अब आप एम्प्लॉय को खुद लेने देंगे तो भी जॉब एनरिचमेंट है। बाय लेटिंग देम मेक डिसीजंस अबाउट एक्सेप्टिंग आर रिजेक्टिंग मटेरियल, उनको डिसीजन मतलब जो है लेने का, निर्णय लेने का क्षमता दीजिए कि मटेरियल को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। सब कुछ बॉस ही नहीं डिसाइड करेगा, एम्प्लॉय खुद ही ये चीज़ें डिसाइड करने लगे हैं। गिविंग वर्कर अ फीलिंग ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर टास्क, आप एम्प्लॉय जो हैं उनको ये फीलिंग दीजिए कि हाँ आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम के लिए, ये वाली फीलिंग अगर उनके पास रहेगी। जैसे आप किसी शादी को अटेंड कर, किसी शादी में गए हुए हैं, वहाँ पर आपसे बोल दिया गया कि भाई देखो ये जो गुलाब जामुन है इस पर आपको नज़र रखनी है क्योंकि लोग ज़्यादा ना खाने पाएँ, ऐसा ना हो कि लोग 5-5 पीस खा जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई। अब अगर आप सिंसियर पर्सन हैं तो आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे भी ताकि शिकायत का मौका ना मिले। तो वही बोला जा रहा है कि अगर जो है उनको ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि हाँ आपकी जिम्मेदारी है उस टास्क के लिए, तो वो जॉब इनरिचमेंट फील करते हैं। टेकिंग स्टेप टू मेक श्योर दैट पीपल कैन सी हाउ देयर टास्क कंट्रीब्यूट टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड वेलफेयर ऑफ द इंटरप्राइज। ठीक है, साथ ही साथ में जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनको ये दिखाया जाना चाहिए कि जो उनका काम है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है फाइनल प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है उसमें इनका रोल क्या है, और साथ ही साथ में इंटरप्राइज के वेलफेयर में भी उनका कितना योगदान है, ये बात उनको बताया जाए, पता चले, तो उससे भी उनको जॉब एनरिचमेंट महसूस होता है। बाय गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन देयर जॉब परफॉर्मेंस, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए। मतलब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं रहना होता है, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से निगेटिव बात को प्रेजेंट करके अगर कोई फीडबैक है तो उसको दे सकते हैं आप उसमें। ओके, उसके बाद में अ नंबर ऑफ कंपनीज हैव इंट्रोड्यूस्ड प्रोग्राम ऑफ जॉब एनरिचमेंट एंड ऑल सच केसेस प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर रिड्यूस्ड एंड मोरल इंप्रूव्ड। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने जॉब एनरिचमेंट के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, उसका फ़ायदा ये हुआ कि ऑल सच केसेस, सभी के सभी केसेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लोग एब्सेंट रहना कम कर दिए हैं, नौकरी से छुट्टी लेने में पीछे रहे, टर्नओवर रिड्यूस हुआ, मतलब नौकरी छोड़कर जाने वाले और ज़्यादा ज्वाइन करने वालों का नंबर भी घटा, और उनका मोरल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई हैं मतलब इस जॉब एनरिचमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करने से। ठीक है, उसके बाद में फ्रॉम दिस थियरी, इस थियरी से हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थियरी है ना, वही हर्ट्जबर्ग ने डेवलप किया है सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर द इनरिचमेंट ऑफ जॉब
जॉब को इनरिच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में हर्ट्जबर्ग में बताया है। रिमूविंग सम कंट्रोल्स व्हाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी, कुछ कंट्रोल हटा दीजिए, कुछ कंट्रोल हटा दीजिए। वही बॉस को हमेशा रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, इस कंट्रोल को हटा दीजिए लेकिन अकाउंटेबिलिटी को रखिए, तब जॉब इनरिच की जा सकती है। इंक्रीजिंग पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर द वर्क, काम के लिए पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दीजिए, उसको जिम्मेदार बताइए कि आप ही इस काम के लिए जिम्मेदार हैं, तो उससे भी जॉब एनरिच होती है। असाइनिंग ईच वर्कर अ कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क विथ अ क्लियर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, वर्कर को क्या करिए, हर एक वर्कर को कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क दीजिए। ये नहीं जैसे कि ब्रेक कोई लगाएगा, एक्सेलेटर पर कोई काम करेगा, स्टीयरिंग कोई देखेगा, ऐसा नहीं, एक कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क पूरा का पूरा दे दीजिए उसको कि ये पर्टिकुलर टास्क तुमको ही करना है। ओके, जैसे कार की हेडलाइट बनानी तो हेडलाइट बनाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही रहेगी और कोई नहीं देखेगा। तो इससे क्या होगा कि उसको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पता रहेगा, तो उसकी जॉब कहीं ना कहीं इनरिच होती है, उसको अच्छा लगेगा। ग्रांटिंग एडिशनल अथॉरिटी एंड फ्रीडम टू वर्कर, एडिशनल अथॉरिटी दे दीजिए और उसको फ्रीडम दीजिए, है ना। जैसा मैंने आपको बताया है, कई बार बोला होगा कि पता चलता है ब्रांचों में A4 पेपर भी मंगवाना है तो उसके लिए बगैर मैनेजर के पूछे आप मंगवा नहीं सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है एडिशनल अथॉरिटी आपको नहीं मिली हुई है। ओके, मेकिंग पीरियडिक रिपोर्ट डायरेक्टली अवेलेबल टू द वर्कर्स रेदर देन सुपरवाइजर्स ओनली, जो रिपोर्टें आपकी आती हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना रहा, हमारी प्रॉफिट कितना रहा, ये सारी रिपोर्टें आप क्या करिए पीरियडिक तौर पर वर्कर्स को अवेलेबल करवाइए, सिर्फ सुपरवाइजर को मत दीजिए, सिर्फ मैनेजर्स को ही ना रिपोर्ट आए कि ब्रांच की कैसी स्थिति है, बल्कि जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं उन सबको भी पता चलना चाहिए कि हाँ उनकी मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ है। ओके, उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड मोर डिफिकल्ट टास्क इनटू द जॉब, नए और कठिन जो है टास्क को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जॉब, इससे भी इनरिचमेंट होता है। इनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्टाइज बाई असाइनिंग इंडिविजुअल टू स्पेशलाइज्ड टास्क। ओके, किसी स्पेशलाइज टास्क में आप व्यक्ति को असाइन कर दीजिए कि हाँ तुमको ये स्पेशलाइज टास्क करना है, उससे क्या होगा उसकी एक्सपर्टाइज डेवलप होती है। जैसे आप मान लीजिए एक्सेल सीट पर काम नहीं करते हैं, अब आपको ऐसा टास्क दिया गया इसमें एक्सेल सीट आपको सीखनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपका ग्रूमिंग हो जाती है, आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड्स जो है हमारी बातें जॉब इनरिचमेंट के बारे में। तो मैंने आपको बताया जॉब इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, जॉब को मोर अट्रैक्टिव बनाना, मोर चैलेंजिंग, मोर रिस्पॉन्सिबल, है ना, बनाना। तो जॉब इनरिचमेंट जो है, जॉब में क्या होता है हायर सेंस ऑफ चैलेंज और अचीवमेंट आपको दिया जाता है, आपको लगेगा कि आपने अच्छा अचीव किया हुआ है, आपको एक चैलेंज महसूस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये जो अचीवमेंट होना चाहिए इसमें जो है आपको पर्सनल ग्रोथ मिलनी चाहिए, साथ ही साथ में आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, और ये जॉब इनलार्जमेंट जैसा नहीं होना चाहिए। जॉब इनलार्जमेंट भी एक टॉपिक है, जैसे इनरिचमेंट एक टॉपिक है वैसे इनलार्जमेंट भी पूरा पूरा एक टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए इनलार्जमेंट मतलब कि आपके काम में जो डलनेस है, जो रिपीटेटेड टास्क करने की वजह से आप में जो डलनेस है उसको हटा दिया जाता है, तो उसे ही जॉब इनरिचमेंट, उसे हम इनलार्जमेंट कहते हैं। बात करेंगे डिटेल में, कोई चिंतक बात नहीं है। ओके, मैंने आपको समझाया भी था जॉब इनलार्जमेंट मतलब कि पहले एक सेक्शन देखते थे अब 3 सेक्शन देखने लगे, उसी लेवल पर रहोगे लेकिन काम बढ़ जाएगा। जॉब इनरिचमेंट इज कॉमन मोटिवेशनल टेक्निक। ठीक है, तो जॉब इनरिचमेंट मोटिवेशनल टेक्निक होती है जिसकी सहायता से हम एम्प्लॉय को ग्रेटर सेटिस्फैक्शन दिलवा सकते हैं। इनरिच जॉब जो होती है उसमें मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मोर ऑटोनॉमी यानी मोर स्वतंत्रता आपको दी जाती है, तो उसे वर्टिकल इनरिचमेंट कहते हैं। और चूंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जा रही है और आपको ऑटोनॉमी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन भी आगे कर दिया जाता है। मोर वैरायटी ऑफ टास्क अगर आपको असाइन कर दिए जाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल इनरिचमेंट है। तो मोर वैरायटी ऑफ टास्क कहीं ना कहीं जॉब इनलार्जमेंट जैसा ही हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इनरिचमेंट इसे कहते हैं, आप सेम लेवल पर काम करते हैं और मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, इट मीन्स गिविंग एन एम्प्लॉय एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर रैंकिंग पोजीशन। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर लेवल की दे दी जाती है। और जॉब इनरिच्ड जॉब जो होती है वो एम्प्लॉय को मोर जो है सेल्फ मैनेजमेंट देती है अपने खुद की ड्यूटीज़ का। तो अगर हम प्राइमरी ट्रेड की बात करें जॉब इनरिचमेंट की, तो वो होता है ऑटोनॉमी। यहाँ पर आपको स्वायत्ता होती है, हर बात के लिए आपको सुपरवाइजर को रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुपरवाइजर को रिपोर्ट नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते, तो उसकी वजह से आपके पास बहुत सारा समय बचता है और उस समय का आप यूज करके बेहतर डिसीजन और जो है कंपनी के गोल, अपने कैरियर के गोल, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इनरिचमेंट की वजह से क्या होता है, माइक्रो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि सुपरवाइजर का रोल थोड़ा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अगर सुपरवाइजर बार बार आपके ऊपर नज़र रखता है तो उसकी वजह से हो सकता है कि आप डिमोरलाइज फील करें, जबकि आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं उसके बावजूद। ठीक है, ज़्यादा
वैल्यूएबल जो है एम्प्लॉय फील अगर करेगा, मोर वैल्यूएबल अगर एम्प्लॉय फील करेगा तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा, और ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा तो बेहतर रिजल्ट भी वो प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, उसके बाद में कंपनियां अच्छे लेवल पर तभी ऑपरेट कर पाती हैं जब उनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो जो है कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें कंपनी के काम में। ठीक है, कुछ केसेस में अगर जो है इनरिचमेंट कर दिया जाता है जॉब का तो उसकी वजह से मिनिमाइज हो जाती है लेयर ऑफ मैनेजमेंट की लेयर घट जाती हैं। उसके बाद में जॉब इनरिचमेंट की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय लर्न करता है वर्टिकल स्किल के बारे में जो कि उन्हें हायर लेवल के लिए तैयार करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया गया कि जॉब को इनरिच कैसे किया सकता है, तो वैरायटी दे दीजिए, कई तरीके के काम उसको असाइन कर दीजिए, उससे हो सकता है। उसको डिसीजन मेकिंग पावर जो है ज़्यादा दे दीजिए कि कैसे किस तरीके से काम करना है, किस सीक्वेंस में काम करना है, किस स्पीड में काम करना है, इसकी स्वायत्ता उसे दे दीजिए, इसका डिसीजन वो खुद ले सके, तो भी उसकी जॉब एनरिच हो जाती है। उसके बाद में उसको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दीजिए कि जो जिम्मेदारी है इस काम की आपके ऊपर है, उससे भी जॉब एनरिच हो जाती है। साथ ही साथ में उसके द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन को बताइए कि उसके कंट्रीब्यूशन से फाइनल प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ा है, और साथ ही साथ में कंपनी के वेलफेयर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। इन सभी चीज़ों से भी उसकी जॉब एनरिच हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों ने जो है इस मेथड को यूज किया है, इंट्रोड्यूस किया है, और उसका असर ये हुआ है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है कंपनी की, लोग गायब रहना कम किए हैं, और कंपनी छोड़ करके जाने वालों की संख्या में भी कहीं ना कहीं कमी आई हुई है। ठीक है, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हर्ट्जबर्ग ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि अगर इन चीज़ों को हम करें, ठीक है, तो हम जॉब को एनरिच किया जा सकता है। क्या क्या करना है, जैसे कंट्रोल हटा दीजिए, कुछ कंट्रोल हटा दीजिए, और उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी रहने दीजिए। अकाउंटेबिलिटी रखिए लेकिन जो है कंट्रोल हटा दीजिए, यानी हर कोई सुपरवाइजर को रिपोर्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा दीजिए, ताकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो आदमी जो है अच्छा महसूस करेगा। हर एक वर्कर को कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क असाइन करिए, पूरा पूरा काम दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में मत दीजिए। ऐसा काम दीजिए जो शुरू से लेकर के लास्ट तक उसे ही करना। जैसे मान लीजिए ये पूरा वीडियो लेक्चर पढ़ाना तो मैं ही पढ़ाऊंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, एडिशनल अथॉरिटी दे दीजिए, वर्क की फ्रीडम उसको प्रोवाइड कर दिए। पीरियडिकली जो रिपोर्टें आती हैं उसको सिर्फ सुपरवाइजर को ना दे करके वर्कर्स को भी दीजिए। काम में और डिफ़िकल्ट टास्क असाइन करिए ताकि उसको ये लगे कि हाँ वो मतलब चैलेंजेस को फेस कर रहा है। फिर आता है इसी का सब टॉपिक है हर्ट्जबर्ग चेकलिस्ट ऑफ जॉब एनरिचमेंट। तो हर्ट्जबर्ग ने जो है चेकलिस्ट दी हुई है। हर्ट्जबर्ग अदर मेजर कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ इन एरिया ऑफ जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन का ही ये पार्ट है, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो जॉब डिजाइन में हर्ट्जबर्ग का ही मतलब हर्ट्जबर्ग ने काफ़ी सारे काम किए हुए हैं उसमें। दिस इज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दोज सीकिंग सक्सेस इन इनरिचमेंट ऑफ जॉब। ठीक है, तो अगर आप इनरिचमेंट चाहते हैं जॉब में तो उसके लिए कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब करी हुई हैं हर्ट्जबर्ग ने। जैसे देखिए क्या क्या मतलब क्या हम सभी जॉब को जो है इनरिच कर सकते हैं, सवाल ये भी अपने आप से उठता है, तो उसी बारे में है। सेलेक्ट दो जॉब वेयर टेक्निकल चेंजेस आर पॉसिबल विदाउट मेजर एक्सपेंसेस। उन्हीं काम को सेलेक्ट करिए जहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा खर्चा किए बगैर आप टेक्निकल चेंजेस कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकेंगे तो वहाँ पर फिर जॉब एनरिचमेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसी जॉब सेलेक्ट करिए जिसमें जॉब सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय का लो है, तो ज़्यादा फायदे का सौदा रहेगा। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इज लाइकली विथ इंक्रीज इन मोटिवेशन। जैसे जैसे मोटिवेशन बढ़ेगा वैसे वैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव भी होगी। स्क्रीन द लिस्ट, जो आपके पास लिस्ट है उसको स्क्रीन करिए, जिसे रेड लाइटिंग कहते हैं। फॉर हाइजीन सजेशन एंड रिटेन ओनली आइडियाज क्लास्ड एज मोटिवेटर्स। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, लिस्ट को स्कैन करिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं जॉब को एनरिच करने के लिए, और उसमें से हाइजीन को अलग रखिए और केवल उन्हीं को सेलेक्ट करिए जो मोटिवेटर्स के फैक्टर हैं। कहने मतलब ये हुआ, ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं जॉब को एनरिच करने के लिए उसकी लिस्ट बना लीजिए, उसमें से हाइजीन फैक्टर को अलग कर दिए। हाइजीन क्या होता है, ऐसे फैक्टर जिनके रहने पर तो कुछ नहीं होता, ना रहने पर खराब हो जाती है बात। जैसे सैलरी आपका एग्जाम्पल है, सैलरी मिलती रहे तो कोई मतलब जो है एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन ना मिले तो बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है। तो वही चीज़ है कि सिर्फ मोटिवेशन पर ही फोकस करने की ये कहीं ना कहीं बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा रिमूव द जर्नलिटी, मतलब जनरल बातें छोड़ दीजिए लिस्ट से और रिटेन ओनली स्पेसिफिक मोटिवेटर्स। जो खास मोटिवेटर हैं उन्हीं को ही रखिए, सारे के सारे मोटिवेटर फैक्टर मत यूज करने लग जाइए। अवॉइड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन द डिजाइन प्रोसेस। जो ये आप जॉब एनरिचमेंट को डिजाइन कर रहे हैं या जॉब डिजाइन प्रोसेस में लगे हैं उसमें एम्प्लॉय को इन्वॉल्व मत करिए, हायर लेवल पर ही उसको मतलब जो है डिजाइन कर लीजिए। ओके, सेटअप अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट
टू मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेज। जो आप ये चेंजेस करने जा रहे हैं इसको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करिए, ठीक है, ताकि आप उसके क्या असर आए हैं उसको देख सकें। एंटिसिपेट एन अर्ली डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस एज वर्कर्स गेट यू टू देयर न्यू जॉब। ये एक दिक्कत और है कि आप तैयार रहिए कि जो है अर्ली डिक्लाइन, यानी कि आपने जॉब इनरिचमेंट तो कर दिया, लेकिन जैसे ही इनरिचमेंट करेंगे उसके कुछ ही समय बाद जो है आपको ये फील होगा कि एम्प्लॉय जो है यूज टू हो गए हैं, फिर से उनको आदत पड़ चुकी है अपनी नई जॉब की, ठीक है। पहले वर्ड फाइल पे काम करते थे तो वर्ड फाइल से थक गए थे, अब एक्सेल सीट पे काम करना शुरू किया, तो करना तो शुरू किया लेकिन कुछ दिन बाद फिर लगा कि अरे यार रोज एक्सेल सीट वाला, ये वाली बात यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो हाईलाइट जॉब एनरिचमेंट इज बेस्ड ऑन थ्योरी रिजल्टिंग फ्रॉम रिसर्च कैरिड आउट बाई। ये बोल रहे हैं कि जॉब एनरिचमेंट को हर्ट्जबर्ग और उनके कलीग द्वारा लाया गया था, लेकिन कोई भी ऐसी थ्योरी या रिसर्च नहीं है जिसको क्रिटिसाइज ना किया गया हो। तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। क्या कहा गया? लेटर रिसर्च हैज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस सेम नीट रिजल्ट। बाद में जब रिसर्च की गई इसी चीज़ को जॉब मैनेजमेंट पर, तो हमेशा उतने ही अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं। साथ ही साथ में जॉब मैनेजमेंट की जो अप्रोच है उसकी फोकस है इंडिविजुअल जॉब पर, किसी एक पर्टिकुलर जॉब को इनरिच करने की आप बात करते हैं और आप बहुत कम कंसिडरेशन देते हैं कि किस वाइडर कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात हो रही है, किस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं उस पर बात नहीं करते। अब जॉब पर केवल फोकस करके रखते हैं। जैसे सोशल ग्रुपिंग हो गई, एम्प्लॉय का ही मन ना हो, है ना। कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो चैलेंजिंग टास्क नहीं पसंद करते हैं, वो भी आपने नहीं ध्यान दिया। यूनियन है वहाँ पर, यूनियन के लोग भी विद्रोह करेंगे, उसको भी ध्यान नहीं दिया गया। तो यही बोल रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आपने अपनी जो अप्रोच है उसको लिमिटेड करके रखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इन जॉब एनरिचमेंट के बेनिफिट्स की, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ जॉब एनरिचमेंट, इट बेनिफिट्स एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इनरिचमेंट किया जाता है जॉब का तो उसके फायदे हैं एम्प्लॉय के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। जैसे मोटिवेशन एम्प्लॉय का बढ़ा होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ी हुई होती है, मोटिवेशन एम्प्लॉय की भी परफॉर्मेंस बढ़ी रहती है, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ा होता है, उसका जॉब में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहता है और लोग जॉब से गायब कम रहते हैं, एब्सेंट कम रहते हैं। एडिशनल फीचर्स इन जॉब मीट सर्टन फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ जॉब होल्डर, आइडेंटिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ जॉब। इसके अलावा जब आप जॉब एनरिचमेंट करते हैं तो उसकी वजह से जॉब होल्डर को कहीं ना कहीं उसकी अपनी आइडेंटिटी मिलती है, उसको जॉब की सिग्निफिकेंस का पता चलता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करता है। इट आल्सो ऐड टू एम्प्लॉय सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कंट्रोल। एम्प्लॉय की सेल्फ स्टीम में भी ये मदद करता है और उसके सेल्फ कंट्रोल पर भी ये मदद करता है। जॉब एनरिचमेंट गिव स्टेटस टू जॉब होल्डर एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सेटिस्फायर इन वंस लाइफ। जॉब इनरिचमेंट होने से क्या होता है कि स्टेटस, जो जॉब होल्डर है उसको अपना स्टेटस महसूस होता है। जैसे आपको अगर पहले हर चीज़ के लिए आप बॉस से पूछते रहें, लेकिन अब खुद आप मालिक हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक स्टेटस महसूस होता है कि नहीं, मेरी भी कुछ वैल्यू है, ओके। और उसकी वजह से आपको लाइफ में भी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये सारे फ्रेंड जो है आपके बेनिफिट्स हो गए। जॉब इनरिचमेंट स्टिमुलेट्स इंप्रूवमेंट इन अदर एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप जॉब इनरिचमेंट करते हैं तो सिर्फ उसी जॉब पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, अदर एरिया पर भी उसका प्रभाव दिखता है। एम्पावरमेंट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ जॉब इनरिचमेंट। इनरिचमेंट करने से एम्पावरमेंट अपने आप ही आती है। एम्पावरमेंट मतलब आप खुद सक्षम हो पाएँ, ठीक है। जैसे इट मीन्स पासिंग ऑन मोर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ज़्यादा अथॉरिटी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से मिली हुई होती है। तो ये होता है एम्पावरमेंट भी जो है आपका एक प्रोडक्ट है किसका? जॉब इनरिचमेंट का, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया हर्ट्जबर्ग की चेकलिस्ट के बारे में। तो ये बोला गया कि हर्ट्जबर्ग ने मतलब जॉब डिज़ाइन के क्षेत्र में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि अगर आप जॉब इनरिच करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें ध्यान रखें। जैसे उन्हीं जॉब को सिलेक्ट करिए जहाँ टेक्निकल चेंजेस करना आसान है, ठीक है, और बिना ज़्यादा खर्चा किए हुए, क्योंकि अगर ज़्यादा खर्चा होगा तो कंपनियाँ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, उस काम को करेंगे नहीं। जॉब सेटिस्फैक्शन उस जॉब का कम होना चाहिए। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा अगर मोटिवेशन बढ़ेगा। लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके जॉब को इनरिच कर सकते हैं। फिर उसमें से हाइजीन फैक्टर अलग रखिए, ठीक है, और मोटिवेटर वाले फैक्टर्स को ज़्यादा यूज करिए। हाइजीन से फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला, इनका कहने का मतलब ये है। उसके बाद में जो लिस्ट है उसमें से जर्नल मोटिवेटर्स को मत यूज करिए, केवल स्पेसिफिक मोटिवेटर्स, विशेष जो मोटिवेटर्स हैं उनको ही यूज करिए। सारी की सारी लिस्ट मत इंप्लीमेंट कर दीजिए। एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट मत रखिए जब आप जॉब डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइनिंग प्रोसेस में। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इस एक्सपेरिमेंट को करिए ताकि आप ये देख सकें कि जो आपने चेंजेस किए उसका क्या इफेक्ट हुआ है। उसके बाद में अर्ली डिक्लाइन भी तैयार रहिए कि जल्द से जल्द जो है एम्प्लॉय फिर से जो है अपनी नई जॉब के लिए यूज टू हो जाएगा कि यही रूटीन है, यही ज़िंदगी का पार्ट है। तो एंटिसिपेट करिए कि फिर से जो है काम में डिक्लाइन आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में
यही बोला गया कि जो है देखो, चाहे कोई भी थ्योरी बनाई गई हो, कहीं ना कहीं जो है उसको क्रिटिसाइज जरूर किया जाता है। तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। बाद में जब ये रिसर्च की गई कंट्रोल इन्वायरमेंट में, तो पता चला वैसे रिजल्ट नहीं है जैसे कि हर्ट्जबर्ग ने कहे थे। उसके बाद में इसमें इस अप्रोच में जो फोकस है वो इंडिविजुअल जॉब पर की जाती है, और किस इन्वायरमेंट में किया जा रहा है उसकी ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है। जैसे सोशल ग्रुपिंग वगैरह, लोग आपस में यूनियन बनाने लगते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, इन सब बातों को यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया, सिर्फ जॉब को इनरिच करने पर ही फोकस किया गया, जो कि इसका एक निगेटिव पॉइंट है। फिर हमने बात की फ्रेंड जो है कि जॉब इनरिचमेंट के हमें फ़ायदे क्या क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो पहला, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, जॉब में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, और वो नौकरी में जॉब से गायब भी कम रहता है। इसके अलावा जो व्यक्ति इस काम में इन्वॉल्व होता है उसको जो है कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान, अपनी एक सिग्निफिकेंस मिलती है कि हाँ हमारी भी कुछ वैल्यू है। और जॉब एनरिचमेंट जो है एम्प्लॉय की सेल्फ स्टीम को और सेल्फ कंट्रोल को ऐड करता है, उसकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कंट्रोल को मैनेज करता है। जॉब एनरिचमेंट जो है जॉब होल्डर को स्टेटस देता है और स्ट्रांग सेटिस्फायर ऑफ वंस लाइफ, ठीक है। तो आपको स्टेटस होल्डर बनाता है। जॉब एनरिचमेंट से आपको एक सेंस आता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। और उसके बाद में इससे आपको जॉब मतलब जो है अपनी ज़िंदगी में भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। जॉब एनरिचमेंट से क्या होता है, सिर्फ जिस जॉब में आपने एनरिचमेंट की है उसी में ही फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अदर एरियाज में भी उसका प्रभाव दिखने लगता है। एम्पावरमेंट जो है जॉब एनरिचमेंट के साथ ऑटोमेटिकली एम्पावरमेंट आता है। एम्पावरमेंट में आप क्या करते हैं, इट मीन्स कि आप जो है मोर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। भाई एम्पावरमेंट का मतलब यही है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, इसका क्या मतलब है कि वो भी चुनाव लड़ सकें, है ना, वो भी अपने घर के निर्णय ले सके, घर बनवाना है नहीं बनवाना है, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है क्या करना है, इन सब में उनकी स्वायत्ता होनी चाहिए, उनकी अथॉरिटी होनी चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में डीमेरिट अगर हम बात करें कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, तो भाई देखो अच्छी अच्छी बातें तो सारी कर ली, अब नेगेटिव बातें देख लेते हैं। डीमेरिट्स में लेजी एम्प्लॉय जो होते हैं मे नॉट बी एबल टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर। हो सकता है कि कुछ लापरवाह जो एम्प्लॉय होते हैं वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते ही नहीं है ना। जैसे बैंकों में जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ कहा गया बने रहो पगला काम करेगा अगला, है ना, मतलब बेवकूफ़, स्टे हंग्री स्टे फुल स्टीव जॉब्स ने कहा था, तो उन्होंने तो अलग तरीके से कहा था, यहाँ अलग हो गया, बने रहो पगला काम करेगा अगला, ठीक है। जब कहोगे मुझे आता ही नहीं है तो कोई ना कोई करेगा ही, आप बैठे रहोगे, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि लेजी जो एम्प्लॉय होते हैं वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर नहीं लेना चाहते हैं। तो इट वोंट फेच द डिजायर रिजल्ट फॉर एन एम्प्लॉय हु इज नॉट अटेंटिव टुवर्ड्स हिज और हर जॉब। तो अगर ऐसे लोगों के लिए आप जॉब एनरिचमेंट करते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको मतलब है नहीं इस चीज़ से, ठीक है। उसके बाद यूनियन भी रजिस्ट करेगी, यूनियन विद्रोह करेगी, है ना, रेजिस्टेंस करेगी। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड लिमिटेड रिसर्च ऑन लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ जॉब एनरिचमेंट आर सम ऑफ द अदर डिमेरिट्स। यूनियन रेजिस्टेंस करेगी, यूनियन मना करेगी भाई कि जो है यार आदमी को क्यों इतना ज़्यादा काम असाइन किए जा रहे हो ना, उसको भी देखो, जितना उस कैपेबल उतना ही करवाओ, ठीक है। दूसरा, अगर डिज़ाइन में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है तो कंपनी नहीं एक्सेप्ट करेगी कि हम इसको अपने जॉब एनरिचमेंट करना चाहेंगे, है ना। लिमिटेड रिसर्च हुई है कि लॉन्ग टर्म में जॉब एनरिचमेंट का क्या प्रभाव होगा, तो ये भी अभी पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में जॉब एनरिचमेंट का क्या प्रभाव आएगा, तो इस पर रिसर्च नहीं हो पाई है। तो ये सारी डिमेरिट्स हो गई। जॉब एनरिचमेंट इटसेल्फ माइट नॉट बी ग्रेट मोटिवेटर सिंस इट इज जॉब इंट्रिंसिक फैक्टर। ये बोल रहे हैं कि जॉब एनरिचमेंट जो है खुद में एक कोई मोटिवेटर फैक्टर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये जॉब इंट्रिंसिक फैक्टर है, जॉब के अंदर का फैक्टर है, जॉब को इनरिच कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉब का इंट्रिंसिक फैक्टर होने की वजह से ये मोटिवेटर के तौर पर काम नहीं कर सकता, या करता भी है तो ग्रेट मोटिवेटर के तौर पर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि टू फैक्टर थ्योरी के हिसाब से, एज पर टू फैक्टर थ्योरी जॉब एनरिचमेंट इज नॉट एनफ, ठीक है। तो टू फैक्टर थ्योरी के हिसाब से जॉब एनरिचमेंट पर्याप्त नहीं होती है। इट शुड बी प्रिसीडेड बाय हाइजीनिक फैक्टर्स। इसके लिए मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ मोटिवेशन से ही काम नहीं चलेगा, हाइजीनिक फैक्टर का भी होना चाहिए। पहले हाइजीनिक फैक्टर दीजिए, जैसे कि भाई रोटी कपड़ा और मकान, सैलरी आपको चाहिए, है ना, वो पहले दे दीजिए और फिर उसके बाद में मोटिवेटर फैक्टर यूज करेंगे, तभी फायदा होगा। आप सिर्फ ये सोचो कि जॉब एनरिचमेंट से जो है एक मोटिवेशन का काम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट एज्यूम दैट वर्कर्स वांट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जॉब एनरिचमेंट में ये माना जाता है कि जो हमारे वर्कर हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं, लेकिन दोज वर्कर हु आर नॉट मोटिवेटेड बाई, हु आर मोटिवेटेड बाई लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे वर्कर जो कम रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही मोटिवेटेड रहते हैं, जॉब एनरिचमेंट उनको डीमोटिवेट कर देगी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो जो कम काम में ज़्यादा अच्छा काम परफॉर्म करता हो, कम टास्क दो ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। जैसे बैंकों में है, आपसे बोला जाता है कि 30 करोड़ का टारगेट पूरा करना है, जबकि आपको भी पता है कि 6 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता,
6 करोड़ से ज़्यादा का एडवांसेस आप नहीं कर सकते पूरे साल में, और आपको 30 करोड़ का टारगेट दे दिया गया तो भैया ना 6 होगा ना 30 होगा, 3 करोड़ पर अटके रहोगे। उसी जगह पर यदि मैनेजमेंट ये बोले कि आपको 8 करोड़ का करना है, आपको पता है कि आपको 6 करोड़ टारगेट पूरा कर सकते हैं, तो 6 करोड़ से 8 करोड़ तक के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि मैं सिर्फ 6 करोड़ कर सकता हूँ और आपसे बोला गया भाई 50 करोड़ करके देना पड़ेगा इस बार, तो वरना तुम देख लो काला पानी भेजूंगा, है ना, तो ना तो भैया 50 होता है ना ये 6 ही होता है। क्यों? क्योंकि जब 50 की उम्मीद किए बैठे हैं बॉस आपके, तो 6 भी कर दोगे तो ही क्या हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोले कि नहीं हमें 8 करोड़ का टारगेट दे देंगे, तो आप उम्मीद करोगे कि नहीं अगर सर ने 8 कहा है और मैं 6 कर सकता हूँ तो थोड़ा सा एफर्ट डाल करके किया जा सकता है। यही मतलब ये रियल लाइफ के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो जो मतलब एम्प्लॉय कम काम में अच्छा मोटिवेट रहते हैं वो भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी में चले जाते हैं। चेंज इज डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, जो चेंज होता है वो डिफ़िकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। भाई हमेशा परिवर्तन का आप विरोध करते हैं। इट इज ऑलवेज रजिस्टर्ड बाई ए जॉब एनरिचमेंट ब्रिंग टू अ चेंज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कहने का कि आप हमेशा रजिस्ट करेंगे क्योंकि जॉब इनरिचमेंट में जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेज आते हैं। तो ऐसे में चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट, चेंज डिफिकल्ट होगा तो आप विद्रोह करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। फिर आती है बात लिमिटेशन की, कि जॉब इनरिचमेंट में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या लिमिटेशंस होती हैं देखते हैं। तो बट इवन द स्ट्रांगेस्ट सपोर्टर ऑफ जॉब इनरिचमेंट रेडली एडमिट देयर आर लिमिटेशन इन द इट्स एप्लीकेशन। तो मतलब जो जॉब एनरिचमेंट के स्ट्रांगेस्ट सपोर्टर हैं वो भी मानते हैं कि हाँ जो है कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। जैसे सम सच ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन की यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे पहला है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कुछ जॉब ऐसी होती हैं, देयर आर सम जॉब्स विच आर हाईली टेक्निकल, है ना, हाईली टेक्निकल रिक्वायरिंग अ स्पेशल रेंज ऑफ स्किल वेयर इट वुड बी डिफिकल्ट टू इनरिच सच जॉब एंड विथ स्पेशलाइज्ड मशीनरी एंड असेंबली लाइन टेक्निक इट मे बी नॉट बी पॉसिबल टू मेक एवरी जॉब मीनिंगफुल। तो ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं एक बाधा बनेगी। आप कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं जिनमें जो हाईली टेक्निकल होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी होती है और उसके लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, तो इनको आप इनरिच नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस ही आप नहीं ला सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अगर बात की जाए तो स्पेशलाइज्ड मशीनें आई हुई हैं, असेंबली लाइन बनी हुई है, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए असेंबली लाइनें यूज होती हैं। तो ये सारी टेक्निक में आप जो है क्या कर सकते हो कि हर एक जॉब को मीनिंगफुल भी नहीं बनाया जा सकता है। मतलब आप यहाँ पर कुल मिला करके टेक्नोलॉजी अगर आड़े हाथों आ गई तो आप इसको इनरिच नहीं कर सकते। इसीलिए हर्ट्जबर्ग ने कहा था कि ऐसी जॉब चुनो जिसमें टेक्निकल चेंजेस संभव हों, इसमें टेक्निकल चेंजेस संभव ही नहीं है। दूसरा, कॉस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कंपनी इनरिचमेंट जॉब की करना तभी पसंद करेगी जब उसमें ज़्यादा खर्चा ना लगे। दो अ ग्रेट मैनी कंपनीज अपेयर टू be interested in job enrichment program, the extra cost may seem high if company is not convinced that the return will be at least offset the incremental एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां वैसे तो इंटरेस्टेड है जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन अगर उसमें जो कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगेगी, अगर वो नहीं निकल कर आती है रिटर्न में, एटलीस्ट उसका इंक्रीमेंटल, जैसे पहले हमें 100 करोड़ रुपए खर्चा करने पड़ते थे साल में प्रोडक्शन में, अगर हमको 120 करोड़ रुपए खर्चा करने पड़ रहे हैं किसमें, जॉब इनरिचमेंट की वजह से, और अगर ये 20 करोड़ रुपए मेरे जो है एक्स्ट्रा नहीं निकल पा रहे हैं इनरिचमेंट करने के बाद में, अब मेरी कमाई जो है जैसे पहले 100 करोड़ था तो 150 करोड़ रुपए मैं कमा लेता था, 100 करोड़ लगाता था 150 कमाता था। अब कम से कम मैं 170 करोड़ कमाऊं अगर, तब जाकर के मेरा जो है बराबर हो रहा है कि कम से कम जो खर्चा लगा है इस इम्प्लीमेंटेशन में वो तो निकल आए, तभी मैं उसे इम्प्लीमेंट करूंगा, अदरवाइज मैं पसंद नहीं करूंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, जनरल मोटर कंपनी ने ट्राइड 6 मैन एंड 3 मैन टीम इन द असेंबली लाइन बट फाउंड दैट वर्क्स लोड एंड कॉस्ट इंक्रीज। तो असेंबली मतलब जो है जनरल मोटर कंपनी ने ट्राई किया 6 लोगों की टीम, 3 लोगों की टीम लगा करके असेंबली लाइन पर, लेकिन उन्होंने पाया कि अब काम स्लो हो गया है और कॉस्ट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई है, तो जॉब एनरिचमेंट को छोड़ दिया इन्होंने। एट साब एंड वोल्वो मोटर्स इंडिया इट वाज फाउंड दैट इंक्रीज कॉस्ट वाज कंपनसेटेड बाय रिड्यूस्ड एब्सेंटेज एंड लेबर टर्नओवर। तो वोल्वो कंपनी और साब कंपनी ने देखा कि जब इन्होंने जॉब एनरिचमेंट किया तो जो इनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही थी उसको इन्होंने देखा कि लोग अब कम एब्सेंट हो रहे हैं काम से, और साथ ही साथ में लोग जॉब छोड़ करके कम ही जा रहे हैं, नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका जो कॉस्ट है वो निकल पा रहा था, कंपनसेट हो रहा था, ठीक है। येट द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम वाज फॉर्मिडेबल फैक्टर, लेकिन फिर भी जो इस प्रोग्राम को, जॉब एनरिचमेंट को इम्प्लीमेंट करने की जो कॉस्ट लग रही थी वो कहीं ना कहीं आड़े हाथों अभी भी आ रही थी, ठीक है। उसके बाद में एटीट्यूड ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर का और मैनेजर का एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरी होता है। एज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डूइंग समथिंग डिफरेंट आर प्लेन लेजीनेस टू टेक एन इन लार्ज लोर
एक्ट एज डिटरेंट। तो अगर कोई एम्प्लॉय है वो लेजी है, ठीक है, या कुछ डिफरेंट ट्राई करने से डरता है, या फिर जो है बड़ा रोल लेने से डरता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है, तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपके जॉब इनरिचमेंट के टारगेट को रोक देगी, ठीक है। Some have accompanied that enriched job provide too many opportunity to commit mistakes, ठीक है। अगर आप जॉब इनरिचमेंट करेंगे तो उसका फ़र्क ये होगा कि आपको गलती करने के भी चांसेस बढ़ेंगे, नई नई चीज़ें आप ट्राई करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे तो गलतियां भी करेंगे। सम वर्कर फेयर दैट द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी शॉर्ट में इवन मीन लॉस ऑफ जॉब। अब कुछ वर्कर को ये भी डर रहता है कि मान लो हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, पहले हम साल में 10,000 कार बनाते थे और अगर हम वो उतने ही लोग अब 15,000 कार बनाने लगेंगे तो कंपनी को कहीं ना कहीं लगेगा कि वर्कर ज़्यादा हैं हमारे पास में, इनको कम करना चाहिए, तो वही बोल रहे हैं कि लॉस ऑफ जॉब की बात हो जाएगी। उसके बाद में रिएक्शन ऑफ यूनियन लीडर, देयर हैज़ बीन लिटिल आर नो सपोर्ट ऑफ जॉब इनरिचमेंट बाई यूनियन लीडर। यूनियन लीडर ने इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं किया है, किया भी है तो बहुत कम किया है, क्योंकि एज दे कुड लेटर बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ बेटर इफिशिएंट लेवल रिजल्ट इन जॉब लॉस। क्योंकि अगर यूनियन लीडर ने इसको सपोर्ट कर दिया और बाद में पता चला कि प्रोडक्शन बढ़ गया, जैसे मैंने बताया नहीं कि 10,000 की जगह 15,000 कार साल में अगर बनने लगी, तो उसके वजह से क्या होगा, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और उसके लिए ये यूनियन लीडर रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी वजहें हैं जो कि आपको रोक देती हैं किसमें, जॉब एनरिचमेंट करने से, ठीक है। तो हमने बात की थी फ्रेंड्स यहाँ पर डीमेरिट्स की, कि जॉब एनरिचमेंट की डीमेरिट्स क्या होती है। तो इसमें हमने देखा अगर एम्प्लॉय लेजी है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, तो आप चाहे जो कर लो, जॉब एनरिचमेंट नहीं पॉसिबल है। यूनियन भी जो है रजिस्ट करेगी, विरोध करेगी। उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट करने में, जॉब एनरिचमेंट को इम्प्लीमेंट करने में जो कॉस्ट लगती है वो भी एक फैक्टर रहेगा। साथ ही साथ में जॉब एनरिचमेंट के लंबे समय में क्या प्रभाव आएंगे, इस पर भी अच्छी रिसर्च नहीं हो पाई है, तो ये भी एक डिमेरिट है। जॉब एनरिचमेंट जो है एक ग्रेट मोटिवेटर का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जॉब इंट्रिंसिक फैक्टर है। जॉब से जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है हमारे अंदर से आता है, वैसे ये जॉब के अंदर की चीज़ है, जॉब को ही अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। और 2 फैक्टर थ्योरी के हिसाब से जॉब एनरिचमेंट जो है पर्याप्त नहीं है, इसको हाइजीनिक फैक्टर से भी प्रीसीड किया जाना है, यानी पहले हाइजीनिक फैक्टर होंगे और तब जाके मोटिवेशन के फैक्टर को यूज किया जाना है। जॉब एनरिचमेंट में ये माना जाता है कि एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय जो है कम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में अच्छा मोटिवेटेड है, तो वो यहाँ जो है डीमोटिवेट हो जाता है। चेंज डिफिकल्ट होता है, नेचर में भी चेंज हो, कहीं भी चेंज हो, वो डिफिकल्ट होता है और हमेशा रेजिस्टेंस करते हैं हम लोग। तो ऐसे में जो है चूँकि जॉब एनरिचमेंट हमारे ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगी, चेंज आएगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो हम इसका विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, ठीक है। लिमिटेशन की अगर बात करें तो भाई कुछ ना कुछ जो है लिमिटेशन है, जैसे टेक्नोलॉजी एक लिमिटेशन है। टेक्नोलॉजी क्यों रोकती है भाई, कोई ऐसा काम है जिसमें हाईली टेक्निकल काम है, उसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो उस प्रोग्रामिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी भाई, है ना, आपको कोड लिखना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं है। उसमें क्या एनरिचमेंट कर देंगे, यही बोल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद में नए तरीके की मशीनरी, स्पेशलाइज्ड मशीनरी और असेंबली लाइनें चल रही हैं। इसकी वजह से अब आप उसमें कहें कि आपकी जॉब को कोई मीनिंगफुलनेस दी जाए तो नहीं, रिपीटेड टास्क हैं। आप जैसे अगर कैशियर हैं तो भाई आपका काम ही है दिन भर कैश गिनना और कैश लेना और देना। अब इसमें क्या एनरिचमेंट आप करेंगे, आप बताइए क्या एनरिचमेंट किया जा सकता है ना। लिमिटेशन हो गई, वही बोल रहा है, ठीक है। उसके अंदर कॉस्ट दूसरा फैक्टर होता है। कॉस्ट भी जो है कंपनियां ध्यान रखती हैं, अगर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी तो वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कास्ट जो है, अगर जो लग रही है एक्स्ट्रा कास्ट, वो अगर किसी तरीके से एक्स्ट्रा हम कमा पाएँ तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जैसे जनरल मोटर ने 3 और 6 लोगों की टीम बनाई असेंबली लाइन के लिए और उन्होंने पाया कि काम जो है स्लो हो गया है और कास्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। साब एंड वोल्वो कंपनी ने ट्राई किया तो उन्होंने पाया कि अब हमारे एम्प्लॉय एब्सेंट कम रहते हैं और लेबर का टर्नओवर भी घटा हुआ है, काम छोड़कर जाने वाले लोगों की भी कमी आई है। तो इसकी वजह से उनका जो पैसा लग रहा था एक्स्ट्रा कंपनसेट हो गया है। अगर लोग जॉब छोड़कर जाते हैं तो आपको हायर करना पड़ता है, हायर के लिए आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, इंटरव्यू करवाने पड़ेंगे बहुत सारे, तो उसमें भी पैसा कहीं ना कहीं लगता ही है। उसके बाद में मैनेजर और वर्कर का एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई जो है इंटरेस्ट ही नहीं है उसको कुछ नया ट्राई करने में एम्प्लॉय को, तो आप क्या कर लेंगे, ओके। उसके बाद वो लेजी है, अगर वो लापरवाह है तो उससे नया काम कहाँ से करवा लेंगे, जो काम है वही नहीं करना चाहता है।
ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब जॉब एनरिचमेंट में एक कंप्लेन ये भी है कि भाई अगर हम नई अपॉर्चुनिटी तो आएगी, लेकिन उसके साथ में नई मिस्टेक करने की भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ जाती है। नई चीज़ें सीखेंगे तो गलतियां भी करेंगे। ओके, सम वर्कर्स जो है डर लगता है कि हो सकता है कि हम अगर अच्छी प्रोडक्टिविटी दे दें तो उसकी वजह से हमारी जॉब भी जा सकती है। उसके बाद में रिएक्शन ऑफ यूनियन लीडर, ये भी एक फैक्टर है। यूनियन लीडर जो है या तो सपोर्ट ही नहीं करते हैं जॉब एनरिचमेंट के कॉन्सेप्ट को, या फिर बहुत कम सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो है इफ़िशियंसी आ गई, बेटर इफ़िशियंसी आ गई, जिसकी वजह से अगर लोगों की नौकरियां चली गई तो उसके लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यूनियन लीडर के कंधे पर ही रख दी जाएगी। तो ये सारे फैक्टर हो गए जो कि लिमिटेशन करते हैं जॉब एनरिचमेंट की। तो ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया था कि जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, और यहाँ पर हमने पूरा बाकायदा लगभग 7-8 पेजेज में जॉब एनरिचमेंट देखा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या लिमिटेशंस हैं, जॉब एनरिचमेंट क्या होता है। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।